मैं नहीं भूली चाचू, मुझसे भला भूल सकता है कोई? मगर हम खुद को मजबूत करके एक टीम बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो चाचू हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस बात का मुझे आज यकीन हो गया है। आपने वो बुक तो पढ़ी हुई होगी, एल्फ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव। उसमें 3 बातें मुझे बड़ी दिल को लगी थी, शायद आपको भी लग जाए। शुक्रगुजार बनो हर उस कांटे का जो किसी ने शायद तुम पर फेंका है। ये एक अलामत है कि बहुत जल्द तुम पर फूल निछावर किए जाएंगे। इसका मतलब आपको समझाने की मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है चाचू, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। ये बात तो ऐसी है कि सीधा आपके दिल और दिमाग पे लगनी चाहिए कि बुरे दिन आपके 14 साल चलते रहे हैं या 14,000 साल, वो फूल एक दिन निछावर ज़रूर होंगे, मगर उस पे जीना नहीं है, दुनिया का मुकाबला करना है। लेकिन ये तो आप तब करेंगे जब आप मुझसे नफरत करना छोड़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देखिएगा, दुनिया आपको कितना चाहती है, वो भी आपसे नफरत नहीं करेगी चाचू। आप रोज़े और परहेज से अपने जिस्म को साफ कर सकते हैं, मगर दिल को सिर्फ मोहब्बत साफ कर सकती है। और ये मोहब्बत पहले आपको अपने आप से करनी होगी चाचू। चाचू, मैं जानती हूँ आपको मिशी की फिक्र है। आप उसको किसी तरह ढूंढकर सही सलामत लेकर आना चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको अपना ईमान मजबूत करना होगा। और ईमान को पत्थर जितना मजबूत करने के लिए दिल को एक पंख की तरह नरम करना होगा। ये 3 कोटेशन सी जिससे मुझ पर सुकून रखा। और देखिए, एकदम जैसे वो कहते कहते चुप हो गई। अब वो ये नहीं कह सकती थी कि ये सब करने से आज उसे मिशी बिल्कुल सही सलामत मिल गई। आप सो जाइए चाचू, कल मुलाकात होगी। वो खामोशी से उसे देखता रहो, फिर सर हिलाकर उससे आहिस्ते से कहा, कल मुलाकात होगी आईना। मैं यहाँ जागती रहूंगी उसके इंतजार में। वैसे मैं भी पागल हूँ कि मैंने उस आदमी का कहा माना क्यों। लेकिन मैं क्या करती, आज मामा और आपी का इतना परफेक्ट डे था, कितने अच्छे से गुजर गया। उससे मैं बिल्कुल खराब नहीं कर सकती थी। टॉपसी तो थे, मगर ऐसे मुझसे सोया नहीं जाएगा। चुपें कि बहुत, क्या करूँ, बाहर में जाए वो कपड़े चेंज कर चुकी थी, बाकी ज्वेलरी भी उतार दी थी, बस रह गई थी तो टॉप्स जिसे उतारने से मना किया गया था। और बहुत को उलझन हो रही थी। वो उसी के इंतजार में लाउंज के कोने वाली साइड पे आई। शायद वो फिर आ जाए, मगर वो फिर क्यों आएगा। सच अटक कर उससे कहते हुए टॉप्स उतारने लगी थी, जब किसी के हाथ ने उसके बाजू को पकड़ा तो उसकी चीखें एक बार फिर बाहर निकलने लगी थी कि उस शख्स ने पीछे से उसके लबों पे हाथ रखा। हर बार चीखना जरूर है, तुम खामोशी से रद्द अमल नहीं दिखा सकती। उसके कानों के करीब वो बड़े सख्त लहजे में बोला, ओह, तो ये मनहूस कहीं गया ही नहीं, इधर बैठा होगा ये हरकुलस। और मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें किससे कहा इसे उतारने को? उसका इशारा टॉप्स की तरफ था। वक्त एकदम मचलने लगी तो हरकुलस को अपने हाथ हटाने पड़े। वक्त घूमकर उसे धक्का दिया, लेकिन वो 1 इंच तक नहीं हिल सका। तुम्हें तमीज़ नहीं है, ऐसे कोई पकड़ता है? देखो, मैं आखिरी दफ़ा वार्न कर रही हूँ, मुझे खौफ लगा है तो इस पर मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो दफा दफा से चिल्लाई। उसकी बात पर हरकुलिस बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे धक्का भी सही तरह से नहीं दे सकती लिटिल गर्ल, और मुझे शूट करोगी, मुझे यानी कि हरकुलिस। तुम हरकुलिस हो या अफलातून हो या मेरी बला से कुछ भी हो, मैं सिकंदर हदीद की भांजी का अच्छी तरह सबूत दूंगी। और ये पकड़ो अपने मनूस वालियाँ और चलते बनो। उसे से टॉप्स उतार कर उसकी हथेली पर रखकर वो जाने लगी कि उस शख्स ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़कर जोर से दीवार के साथ ले गया। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे और जुबान में बात नहीं की। तुम लकी हो कि तुमसे अभी बहुत से काम करवाने हैं, मगर दोबारा तुमने मुझसे इस तरह बात की तो तुम सिकंदर हदीद की भांजी हो या बेटी, जुबान काट के उसके हाथ में दे दूंगा। उसका जबड़ा सख्ती से पकड़े सख्त लहजे में कहता चल पड़ा, जबकि बख्तावर बिल्कुल स्टिल खड़ी उसे जाता देखने लगी। वो एकदम डर सी गई। कौन था ये और क्या काम, उसे हामी मामा को बताना होगा। हाँ, वो तेज़ी से मुड़कर चलते हुए नीचे की तरफ जाने लगी, जब एकदम से वो किसी से पूरी तरह टकराई। ये हल्ला, एकदम ग्लास की टूटने की आवाज़ पर वो पीछे हुई कि किसी ने उसे एहतियात से पकड़ा। आराम से। उसे सर उठाकर देखा तो नाइट बल्ब की रोशनी में इतने खूबसूरत चेहरे को देखकर वो रुक सी गई। ब्राउन काले लंबे बाल जो शाने से जरा ऊपर थे, मगर उसकी सिल्की लटें चेहरे पे बड़ी खूबसूरती से घूम रही थी। ब्राउन हल्की सी स्टबल जो उसके शार्प चपड़े पर जच रही थी। और सबसे बढ़कर उसकी एक सफ़ेद और एक काली आंख। उसको देखकर खौफ तो नहीं, मगर दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। वो कोई नाइट ब्यूटी था या शायद वैम्पायर। ये आदमी उसे सुबह देखा था
मगर इस टाइम वो उसे इतना खूबसूरत नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। अदात ने देखा वो बिल्कुल साकित हुए उसे देख रही थी। उससे गला खंकार कर उसका स्पेल तोड़ा। सॉरी, आप साइड पर होकर जा सकती हैं, वरना कांच आपको लग सकता है। उसको छोड़कर वो नरमी से कहकर एकदम पीछे हुआ। वक्त का ट्रांस एकदम टूटा। एकदम झिझकते हुए पीछे हुई। वो फिर भूल गई तो हतात को एक बार फिर उसका बाजू पकड़कर उसे टोकना पड़ा। मैडम, साइड से। वो सुबह की बानिस्बत काफ़ी नरमी से बोल रहा था। सॉरी। इट्स ओके। वो मुड़कर लाउंज की लाइट ऑन करने के लिए बढ़ा कि कांच उठा सके, जबकि वक्त उसकी पूछ देखते हुए मुड़ गई। मैडम क्या कर रही हैं? सर, वो छत पे गई थी, फिर काफ़ी देर वहाँ रहने के बाद नीचे आ गई। खाने का पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें भूख नहीं है और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये कहा था। उसके बाद कुछ पता नहीं। सिकंदर ने काफ़ी हैरान होकर जावेद को देखा। उसके हाथ में मौजूद फाइल रमशा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था जो वो उसे आज दिखाने वाला था। रमशा सो रही थी जब वो काम से चला गया और अब शाम को वो वापस आ रहा था तो जावेद से रमशा का पूछा। मेरी बीवी इतनी ग्रम्पी, खैरियत थी? किसी ने उससे कुछ कहा तो नहीं? नो सर, किसी ने क्या कहना था, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जावेद मोहतब अंदाज में खड़ा सिकंदर को बता रहा था। देखता हूँ, तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है मालकिन की। सिकंदर तेजी से बोलता चल पड़ा। वो अपने कमरे की तरफ आया तो उसने देखा रे वहाँ मौजूद नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, ड्रेसिंग रूम देख लिया, वहाँ भी नहीं थी। ज़रूर अपने कमरे में गई होगी, उसका टेरेस उसे अच्छा भी लगता है। वो सोचकर उसके कमरे में आया तो उसकी तवक्का के मुताबिक मोहतरमा छत का दरवाज़ा खोले उसके साथ टीक लगाए बाहर देख रही थी। उसे सिकंदर के अंदर आने का शायद नोटिस नहीं लिया। सिकंदर आहिस्ते से चलते हुए उसके पीछे आया और उसको घेरे में लेकर उसकी गर्दन को छूकर बोला। बूम! क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों आ गई? तबीयत ठीक है? एकदम रमशा झटके से अलग हुई। उसका झटकने का अंदाज ऐसा था कि सिकंदर चौंक पड़ा। उसके बाद एकदम उसकी बात पर साकित हो गया। मुझे हाथ मत लगाओ। उसके चार अल्फाज से मौजूद सख्ती पर सिकंदर ने उसे उलझ कर देखा। रे, क्या हुआ है? अपने इस खूनी हाथ से मुझे गंदा मत करो। उससे कहते हुए अपने बाजू जोर से रगड़े। वो अब भी सिकंदर को देख नहीं रही थी। क्या बकवास कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें अचानक से? सिकंदर ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा, फिर रमशा को चीखना पड़ा। मुझे हाथ मत लगाओ, सुना तुमने, वरना मैं इस छत से कूद जाऊंगी। ओह, मैं भूल गई, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मौत तो तुम्हारी फेवरेट हॉबी है। सबको मरता हुआ देखना चाहते हो। मैं मर गई तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी तुमने मुझे कुछ ही दिनों में मार ही देना था। एकदम सिकंदर को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। उसके हाथ में मौजूद मेडिकल की फाइल एकदम छूटकर नीचे गिर गई। रमशा ने मुड़कर उसे देखा और उसकी आंखों में हकारत, हाँ, अपने लिए हकारत देकर उसका दिल गिरने सा लगा। क्या हुआ? ऐसे शॉक्ड होकर क्यों देख रहे हो? क्या गलत कह रही हूँ मैं? तभी कहूँ कोई इंसान अपने बाप को मारने का हुक्म कैसे दे सकता है? जो अपनी सगी बहन और उसके शोहर को मार सकता है वो तो किसी को भी मार सकता है। सिकंदर को लगा एक बहुत मोटा कोड़ा उसके दिल पर आकर लगा हो। दिमाग की नसें फटी हुई महसूस हुई। एकदम वो तड़प कर पीछे हुआ। तकलीफ से लबों से सिर्फ निकला। रे, उफ, कितनी तकलीफ थी जब उसने रे कहा। तुम पर मैंने इतबार करके गलती की, ना जाने क्यों कबूल कर बैठी। मेरे माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाले को मैंने हाथ भी क्यों लगाने दिया? तफ है तुम पर, रमशा। रे, क्या बोल रही हो तुम? वो अब हकला रहा था। खुद को संभालने के लिए उसने रेलिंग को थाम लिया। उसकी तबीयत अजीब हो रही थी। सूफी की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उसके सर में दर्द शुरू हो रहा था। क्यों सिकंदर? वो तो बख्त की अम्मी थी। वही बख्त जिस पे तुम जान लुटाते हो, या फिर उसकी मोहब्बत भी एक दिखावा है? उसको कब मार रहे हो? वो सांस लेना चाहता था मगर ले नहीं पा रहा था। ये लड़की की मोहब्बत उस पर कोड़े बरसा रही थी। वो उसे थप्पड़ मारकर चुप करवा सकता था, उसका गला भी दबा सकता था, मगर दिल कह रहा था ये करने से वो खुद को ख़त्म कर देगा। वो इस लड़की को फिर तकलीफ नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती सिकंदर। तुमने तुमने अपनी बहन और बहनोई को मार दिया। तुमने वक्त को यतीम कर दिया।
वो जो तुम्हें अपना सब कुछ मानती है, उसकी दुनिया छीन ली थी सिकंदर। और उस बेचारी को नहीं पता कि उसका फरिश्ते जैसे मामा ने दौलत और इस घटिया दर्जे को पाने के लिए उसके माँ बाप को मार दिया। वो तलही से रोते हुए हंसी और सिकंदर साकित खड़ा उसकी काटदार अल्फाज को सह रहा था। फर्क सिर्फ ये था कि अब ये लफ्ज़ सरीले थे जो उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म करने लगे थे, जिनसे रमशा बेखबर थी। बहनोई की समझ आती है सिकंदर कि तुम्हें उसकी कुर्सी, उसका मुकाम चाहिए था, मगर बहन अपनी माँजाई को किस बेस पे खत्म कर दिया? यही कि वो अपने शोहर को डिफेंड कर रही थी, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह तो मेरी मौत भी पक्की है। वो उससे कहना चाहता था, बस कर दे, मेरा इतबार करो, मगर वो चुप रहा, बिल्कुल बुत बना खड़ा रहा। रमशा ने अपनी जख्मी आंखें उसकी तरफ उठाई और बड़े सब्र से ये लफ्ज़ कहे, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे अलहदगी चाहिए। तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है शेर दोस्त सिकंदर, कि मैं तुमसे नफ़रत करने लगी हूँ। बस अब सारी हदें ख़त्म हो चुकी थी। वो तेज़ी से मुड़कर बिना कुछ कहे वॉशरूम गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर खुद को आईने में देखा तो थक से रह गया। सफ़ेद चेहरा, नाक से बहता खून, उससे मतली आने लगी। तेज़ी से उस सिंह की तरफ झुका। शेरू, मुझे बचाओ शेरू, शेरू प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं आमिर को फेस नहीं करना चाहती। प्लीज़ भक्त और मुझे दोनों को भगा कर ले जाओ। शेरू प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। सोफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शेरू खुदारा यहाँ से ले जाओ, वरना आमिर मुझे मार देगा। सोफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर सॉरी। फिर गोलियों की आवाज़ों में सिकंदर की आंखों में इतनी तकलीफ हुई कि उससे गुस्से से शीशे पे मुक्का मारा। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया तो उसने देखा वो कमरे में आ चुकी थी और कारपेट पे बैठी घुटने पे सर रख के शायद रो रही थी, मगर ना जाने क्यों वो आज उसके रोने पे क्यों नहीं तड़प पाया था। शायद तड़पने के लिए मौजूद दिल मर चुका था। अपने गीले चेहरे को बाजू से साफ करते हुए वो अपने मजबूत चाल चलता उसके पास आया। एक सेकंड के अंदर खड़ी हो जाओ। जब अपनी बहन को मार सकता हूँ तो मेरी नाफरमानी करने पे तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ। बेइंतहा सख्त कटीले लहजे में बोला। वो बिल्कुल अजनबी लग रहा था। रमशा ने सर उठाया तो एकदम उसकी आंखों में अजीब सा एहसास गुजरा। मेरी शक्ल मत देखो, उठो। जबड़े सख्ती से भींचे वो सर लहजे में बोला। रमशा बामुश्किल खुद को संभालती उठी। सिकंदर देख सकता था उसकी टांगें कांप रही थी। चेहरे पर हकारत के बजाय अजीब सी कैफियत थी जिसे सिकंदर फिलहाल समझ नहीं सकता था। तुमने, उसकी बात सिकंदर ने सख्ती से काटी। मैंने तुम्हें बोलने का कहा, कहा मैंने, तो लिहाजा अपना मुंह बंद रखो। रमशा ने अपनी मुठियां भींची। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, मुझे अलहदगी चाहिए। पता नहीं कहाँ से वो इतनी हिम्मत ला रही थी। सख्ती से उसकी आंखों में आंखें डाले वो मजबूती से बोली। सिकंदर कदम बढ़ाता उसके पास आया। रमशा एक इंच भी नहीं हिली। सिकंदर अजीब अंदाज से मुस्कुराया। डर नहीं लग रहा तुम्हें मुझसे, स्वीट हार्ट? वो चुप रही। सिकंदर मजीद उससे करीब आया और झुककर उससे कानों में बोला। मैं भी तुम्हें मार दूं ताकि तुम अपना मुंह ना खोलो? कुछ कर सकती हो तुम? वो तमस्सुराना अंदाज में हंसा। नहीं, सिकंदर को 5 मिनट लगते हैं किसी की रूह निकालने में। इंसान को मजम्मत करने का मौका भी नहीं देता मैं। तुम इतने बेरहम क्यों हो? ना चाहते हुए भी उसकी आंखें पानियों से भर गईं। उसकी आंखें उससे शिकवा क्यों कर रही थीं? तुम्हें अब पता लग रहा है? वो अब धाड़ा। रमशा ने जोर से आंखें बंद की। अब मालूम हो रहा है कि मैं बेरहम हूँ। क्या पहले नमाजी परहेजगार था, जब सच जानकर तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें मेरा पता ही नहीं था? उसके बाजू को धामे पर झुंझोड़ कर चीखा। रमशा का चेहरा सफ़ेद हो गया। अलहदगी? किस हक से तुम मांग रही हो अलहदगी? क्या तुम अपनी मर्जी से ब्याह कराई हो? जब जब दिल किया मुझसे अपना लिया और जब दिल किया मुझसे से अलहदा हो गई। नो रमशा, तुम्हें उठा कर लाया हूँ और उठाई हुई लड़की को मुआशरा कबूल नहीं करता। रमशा को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। पहले उसे सिकंदर की सांसें छीनी थी और अब सिकंदर यही काम कर रहा था। बराबरी के रिश्ते में बराबर का दुख ही मिलता है। तुम्हें माँ बाप के घर छोड़ दूंगा तो वहाँ लगता है तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी आसान और सुख भरी भरी होगी? मेरी जान को बहुत बड़ी गलतफहमी। ये जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जान छिड़कते थे, वही माँ बाप तुम्हें एक बोझ समझेंगे। तुम्हें देखकर उनका दम घुटेगा। जिनकी आंखों में आंसू तुम्हारे गायब होने पे नहीं रुकते, वो तुम्हारे होने पर भी नहीं रुकेंगे।
बल्कि तुम उनकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा करोगी। अभी तो उन्हें तुम चाहिए हो, बाद में तुम्हारी ज़िंदगी सेटल करने की फ़िक्र पड़ेगी। और एक अगवाशुदा लड़की को कोई नहीं पूछता। जिस तरह मैं मुआशरे के लिए नासूर बन चुका हूँ, वैसे ही। उससे चीख कर सारी बात कहते हुए आधी अधूरी बात छोड़ दी, और ये आधी अधूरी बात रमशा के लिए जहरीला अंजर साबित हुई थी। अब बात करते हैं इस सच की, जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। किसने तुम्हें बताया कि मैंने अपनी बहन और बहनोई दोनों को मारा, और मेरा नाम यहाँ बोलने की जुर्रत नहीं करता कोई? तो किसने बताया है तुम्हें? बोलो। उसका जबड़ा पकड़े वो दांत पीसते हुए बोला। रमशा का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपना जबड़ा सिकंदर की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, मगर सिकंदर ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ को झटका। सिकंदर प्लीज छोड़ो मुझे, वो भीगी आवाज से बोली। सिकंदर, शेरदौद नाम है मेरा। सिकंदर क्यों बोल रही हो? कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा? कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? कहाँ गई तुम्हारी नफरत? अब उसका जबड़ा छोड़े उसकी गर्दन को पकड़ चुका था, अलबत्ता यहाँ उससे अपना दबाव नहीं बढ़ाया था। डर क्यों गई? पहले बोलते हुए डर नहीं लगा, अब क्यों लग रहा है? तुमने किसी आम लड़की का कत्ल नहीं किया था सिकंदर, तुमने अपनी बख्त की माँ का खून किया था। वही बख्त जिसके लिए तुम अपनी जान छिड़कते हो। सोफी के नाम का तुमने क्लब खोला है। सोफी का नाम तुम सोते हुए लेते हो। क्या समझूं मैं इसे? जो इंसान बाज़ाहिर तो बहन के लिए पागल हो रहा है, उसकी औलाद के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उससे उसकी माँ का 13 वर्ष पहले कत्ल किया था। ये बात वो रो पड़ी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मज़ीद नहीं बोल सकती थी। मुझे छोड़ दो सिकंदर, मैं एक सेकंड भी तुम्हारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं जी लूँगी, बेशक वहाँ ज़िंदगी कांटे से भरी हो, इस ज़िंदगी से 1000 गुना बेहतर होगी। मैं वक्त का सामना नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए इसकी मोहब्बत पे मैं खुद पे अपना इख्तियार खो दूंगी। प्लीज़ सिकंदर, एक कमज़ोर लड़की तुम्हारे हाथ जोड़ के कह रही है, उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। सिकंदर को अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाने पड़े। वो एकदम पीछे हुआ, उससे रमशा को देखा जो चेहरे पे हाथ रख के रो रही थी। उसका रोना गज़ब हो गया। सिकंदर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उससे करीब आकर घुटने के बल बैठा, फिर हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामा। रमशा एकदम चौंकी। सिकंदर ने उसे जरा सा खींच कर नीचे करते हुए उससे गन पकड़ाई और उसकी नाल अपनी पेशानी पे रखी। खत्म कर दो मुझे। रमशा की आंखें उसकी बात पे बेख्तियार फट गई। थैंक गॉड तुम उठी, मैं अभी तुम्हारे पास आने लगी थी कि सुबह के 12 बज गए हैं और भक्त मैडम का नामो निशान ही नहीं। हालांकि हन्नान कह रहे थे कि भक्त 9 बजे तक उठ जाती है। बख्तावर जैसे ही नीचे आई तो रायना जो टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, उसको देखकर कहते हुए फ़ौरन उठी। बख्तावर एकदम से शर्मिंदा हो गई। सॉरी आपी, आपको मेरी वजह से जल्दी उठना पड़ा। आप सो जाती, असल में रात को देर से सोई थी तो तभी इतने बजे उठी हूँ। अरे पागल, ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे सो जब चाहे उठो। छोड़ो, बताओ नाश्ता करोगी या कुछ हल्का सा स्नैक ले आऊँ, क्योंकि टाइम ऐसा है कि अभी लंच का टाइम आ जाएगा। क्या कहती हूँ? बख्तावर ने एकदम नफ़ी में सर हिलाया। बेबी पिंक नाइट सूट में उलझे बालों में वो थोड़ी सी झल्ली और थोड़ी सी क्यूट लग रही थी। असल में मैं नाश्ता इतना खास करती नहीं हूँ, वो तो मामा ज़बरदस्ती नाश्ता करवाते हैं। अगर मेरे पे हो तो मैं सिर्फ जूस और टोस्ट देती हूँ, जो कि मैं खुद बना लूँगी। अरे बैठो यहाँ पर, खबरदार 1 इंच भी हिली तो। एक तो बेतकल्लुफ़ी बरतने वाली लड़कियाँ मुझे बहुत बुरी लगती हैं। आराम से टीवी देखो। मैं यूं गई और यूं आई, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई काम का बहाना मिलेगा, वरना तो ऐसे बैठी रहती हूँ। उसकी थोड़ी प्यार से पकड़कर कहते हुए वो उसे सोफे की तरफ इशारा करके मुड़ी। बख्तावर ने गहरा सांस लेते हुए गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी और रिमोट उठाकर उससे टीवी से चैनल चेंज करने लगी। कॉफ़ी के कप में चम्मच हिलाते उससे अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ पर शहनाना की कॉल आ रही थी। उससे एक हाथ से फ़ोन उठाकर ओके दबाकर कान से लगाया। सुबह सुबह हैरियत, मेरी याद कैसे आ गई? या किसी की याद पर आपने मुझे फ़ोन किया? फजूल ही बोलना बस तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछ सकती। और घर पे हो? हाँ, क्यों कहीं तुम आने वाली तो नहीं हो? वो नाश्ता देना था तुम्हें, कल तुमने आंटी को तो मना कर दिया, आज सोचा हम दोनों आ जाएं। वो पूछ रही थी कि आज मोहतरमा हमें इजाज़त दे देंगी। लो भला, इसमें इजाज़त की क्या बात है?
वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि कल हन्नान थके हुए घर आए थे और फिर निकल पड़े। अभी 2 घंटे बाद आ जाएंगे। ऐसा करो तुम सब लोग आ जाओ। जैफी घर में है। वो जैफा तो यूं नहीं गया हुआ है, मगर उसकी गाड़ी की चाबी मेरे पास है। उसी में आ जाएंगे। चलो अच्छा किया बता दिया। मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूँ इतने में। अरे, हम जब खाना ला रहे हैं तो ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम करो, अभी घंटे में आते हैं। ओके बाबा, रखो। मुझे अपनी भांजी को नाश्ता देना है। और सुनो, अच्छा तैयार होना। वो घर पे है और हन्नान के होते हुए नीचे ही होते हैं। अच्छा मौका है। शरीना के गाल एकदम सूख हो गए। बाहर में जाओ। बस जाहिर तो उससे बड़े गुस्से से कहा था, लेकिन कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तो रायना ने हंसते हुए फ़ोन बंद किया। पता करना पड़ेगा ये हरकुलिस भला कैसे अंदर घुस सकता है और इतनी बड़ी धमकी देकर गया है मुझे। बच्चों, इस बार तुम मेरे हाथ लगो। अच्छी तरह नानी याद दिलाऊंगी। हाँ वहाँ मुझे डरपोक समझा। मामा और हानी मामा उसका एक दफ़ा हशर करें, फिर पता चले किससे पंगा लिया है। हम्म। सारी रात हरकुलिस को सोचते हुए उससे जागते हुए गुजार दी। डर और तजस्सुस इतना हावी हुआ था कि कोई हद नहीं। कहीं जाकर सुबह के 6 बजे उसकी आंख लगी थी, फिर भी वो इतना ना सो सकी। अभी भी ध्यान उसी की तरफ था। उससे अपने टॉप्स क्यों दिए पहनने के लिए और फिर ले भी लिए। उसके पीछे आखिर वजह क्या थी। एकदम उसे रमशा की बात याद आई। सिकंदर ड्रेसिंग रूम में घुस गए थे और उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखकर कहा था कि मैं आवाज़ सा निकालूं। मुझे समझ नहीं आई आखिर वजह क्या है। शायद किसी से छुप रहे थे। हंसी बड़ी आई उस वक्त। बोल भी नहीं सकती थी और कह रहे थे होशियारी मत करना। मामा अगर आप ही के साथ ऐसा कर सकते तो फिर कोई और। उफ, तुम पागल हो बक। मेरे मामा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई और बात होगी। आज के आज आनी मामा को बताऊंगी मैं। ये लो, सॉरी थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने। अभी फटाफट नाश्ता करो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरी अम्मी और कज़न आने लगे हैं थोड़ी देर में। तो रायना की आवाज़ भी वो एकदम से ख्यालों से निकली थी। वो ट्रे सामने टेबल पर रखते उसके साथ बैठते हुए बोली, भाभी, इतना सारा? लो, चिकन सैंडविच, क्रॉसॉन, जूस और कॉफ़ी के अलावा मैं कुछ भी तो नहीं लाई। अभी तो अंडा भी बॉईल करने लगी, मगर चूंकि खाने का वक्त आने लगा था तो सोचा इतना ही काफ़ी। अगर मज़ीद कुछ चाहिए तो बता दो। उसके बाद पे तो बकायदा बक ने कानों को हाथ लगाया। तौबा करें आप भी, अभी तक वलीमे की दावत का खाना हजम नहीं हुआ तो आप मज़ीद लंच शंच की बात कर रही हैं। वैसे आप इस मामले में बिल्कुल मिशियाफी पर गई हैं। दुरायना ने मुड़कर इधर उधर देखा कि खतात रमशा के बारे में न सुन ले। बक, आप ना अपनी आपी का जिक्र यहाँ नहीं करोगी। बख्तावर जो कि क्रोसॉन्ट का बाइट ले रही थी, एकदम दुरायना की ऐसे से कहने पर झुकी। मगर क्यों, कोई बात है? उससे नॉर्मल लहजे में दुरायना से पूछा। वो जिनसे आप टकराई थी ना कल, वो मेरे चाचू हैं और तुम्हारी आपी के मामू। तो अगर उन्होंने सुन लिया कि आपकी आपी आपके मामू के पास है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो ब्लैक ब्यूटी आपी की मामू है। वो पागल क्या बोल रही है? उसे लबों को दबाकर खुद को मजीद कहने से रोका। दुरायना ने उलझ कर उसे देखा। इससे पहले कुछ कह दी एकदम फ़ोन की बेल पे वो एकदम ओ नो कहते लगी। फ़ोन भूल आई हूँ। आप तब तक नाश्ता करो, मैं अभी आई। वो उठ पड़ी। बख्तावर ने खुद को कोसा। वो आप ही के चाचू हैं और वो उसके सामने ब्लैक ब्यूटी कह रही थी। उससे कॉफ़ी का कप उठाया और सिप लेने लगी तो कड़वी कॉफ़ी उसका अलग तक कड़वा हो गया। उफ, चीनी का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल मामा वाली कॉफ़ी। फूट डालनी पड़ेगी चीनी। वो कप पकड़ते तेज कदम उठाकर किचन की तरफ जाने लगी। जब सीढ़ियों से आते फोन पे टेक्स्ट करते हदाद ने ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर पग से टकरा गया। तेज गर्म कॉफ़ी हदाद की शर्ट और पग के पाँव पे जा गिरी। पग की एकदम चीखी निकल पड़ी, जबकि हदाद के सीने पे गर्म कॉफ़ी पड़ने से हल्की सी तकलीफ हुई। आज मुझे ख़त्म कर दो। तुम्हारे सारे शिकवे, सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं नहीं रहूँगा तो ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, शहर भी मुझ जैसी बला से छुटकारा पा लेगा। रमशा एकदम बिदक के पीछे उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। वो वहशत भरी नसों से उस जुनूनी आदमी को देख रही थी। क्या हुआ? ऐसे पीछे क्यों हो गई तुम? तुम तो नफरत करती हो मुझसे, जान छुड़वाना चाहती हो मेरे से, तो ये घबरा क्यों रही हो? सिकंदर बख्त, बुराई आवाज़ से उससे बख्त का नाम लिया। पता नहीं क्यों उसका नाम लबों से निकला। सिकंदर अजीब अंदाज में हंस पड़ा। जैसे अपनी बहन को मारा है उसे भी ख़त्म कर दूंगा। खुद इस बार हिम्मत नहीं करूंगा। ये काम हन्नान करेगा। और कुछ जानना है तो अभी पूछ लो।
रमशा मुंह पे हाथ रखे उसके पागलपन को देखने लगी। तुम ऐसा नहीं करोगे, वो ना चाहते हुए भी चिल्लाई। आंसू अपनी रवानी में बहते जा रहे थे। मेरे बगैर वैसे भी लोगों ने उसे नोच खसोट कर खत्म कर देना है। बेहतर नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। सीधा बोलो, अपनी फिक्र है कि यही हशर तो तुम्हारे साथ होगा। वो चीखा और उठ खड़ा हुआ। रमशा खुद को ठंडा पड़ता हुआ महसूस करने लगी। गले में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। अब तो उससे बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। कांपती टांगों से उससे यहाँ से भागने की कोशिश की कि सिकंदर ने उससे कलाई थाम कर रोका। कहाँ भाग रही हो? अपना काम तो करके जाओ। रमशा रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर सिकंदर को बड़ी तकलीफ हुई थी। बर वक्त वो बिगड़ गया। चुप। एकदम उसकी धारने पर रमशा को अपने हाथ छोड़ने पड़े। सिकंदर प्लीज मत करो प्लीज। क्या हुआ? हाथ क्यों कांपने लग गए? चलाओ गोली। इलहदगी चाहिए ना तुम्हें मुझसे? तो दे रहा हूं ना तुम्हें मौका, चलाओ। तन उसके हाथ में जबरदस्ती से टमाटर अपने सीने पे दाने वो घुराते हुए बोला। रमशा के हाथ कांप रहे थे। वो चेहरे से मजीद खून उछड़ गया था। नफरत है ना मुझसे? तो सबूत दो अपनी नफरत का। आई स्वेर रमशा, मैं अपनी मोहब्बत का सबूत दूंगा। तुम्हारे साथ मैं मुनाफिक नहीं हूं। डर क्यों रही हो? यही कि जेल चली जाओगी या तुम्हें फांसी हो जाएगी तो बेफिक्र हो मेरी जान। तुम एक गुंडे को गोली मार रही हो, ऐसे गुंडे को जिसकी मुल्क की फोर्स उसका बाल तक पीका ना कर सकी। इस बात पे तो तुम्हें बहादुरी का सितारे जुरत मिलेगा। चलो शाबाश। सिकंदर। वो तकलीफ से अपने हाथ पीछे करने लगी तो सिकंदर ने गिरफ्त मजबूत की। सिकंदर नहीं, शेर दाऊद। आखिर मरने से पहले यही नाम सुनना चाहता हूँ, वरना अपनी पहचान ही भूल गया था। तुम्हारे लबों से अपना ये नाम सुनकर अपने सारे अमाल याद आने लगते हैं। मेरा हाथ छोड़ो सिकंदर। वो रोते हुए चीखी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। वो एकदम अपने हाथ को जोर से खींचने लगी कि अचानक गलती से ट्रिगर पे उसकी उंगली दब गई। रिवॉल्वर ने झटका खाया और शूट होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। दाऊद। उसकी दिलहराश चीखें पूरे कमरे में गूंजी। दुरायना जो हन्नान से बात करने के लिए लॉन में चली गई थी, उसे बख्तावर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जबकि वो अपने जले पैर को देखकर सिसकने लगी। अदात ने बिना कुछ कहे उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। उससे अपने सीने की जलन को झटका और उसे देखा जो बर्दाश्त के बावजूद उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। बच्चों की तरह रोना बंद करेंगी आप? एक तो आसमान को देखकर चलना होता है, ऊपर से हाथ में कॉफी पकड़ी हो, तो ये कमाल तो होना ही था। वो उसके पाँव का जायजा लेने लगा। बख्तावर ने एकदम उसके तंज करने पर अपने पैर पीछे किए। एक तो सामने से आप आ रहे थे, आपको देखना चाहिए था। ये मलंग बाबे वाले बालों में वैसे भी क्या दिखाई देना था, और इल्जाम मेरी कॉफ़ी पकड़ने पे लगा रहे हैं। अदात ने उसे देखा। वो इस वक्त हाकी पेंट्स, वाइट पोलो टी शर्ट में खुले बालों की वजह से चार्मिंग, मगर बख्तावर को जहर लग रहा था। मत भूले मुहतरमा, मेरा भी सीना जलाया है आपने। और ये आईना कहाँ है? उससे उठकर उससे सर्द लहजे में कहते हुए दुरायना के बारे में पूछा। बख्तावर कुछ कहने लगी मगर ध्यान जब उसके सीने पर गया जहाँ उसकी शर्ट पे कॉफ़ी के बड़े दाग ने उसकी बोलती बंद कर दी। सही कह रहा था कि ब्लैक ब्यूटी। सीना उसका भी जला है और मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ, मगर वो तो मर्द है। ये अल्लाह, मामा होते तो पूरा घर उठा लेते, और ये मुहतरम है, कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ से हिलना मत। कहकर वो तेजी से मुड़ा। तब तक आईना आई और सामने गिरे कप और पैर पकड़े बख्तावर को देखकर वो एकदम परेशान हो गई। भक्त, ये क्या हुआ? वो उसके पास बैठकर उसका पाँव देखने लगी जो कि बहुत सूख हो चुका था। चीख के बुला नहीं सकती थी। या अल्लाह, अब छाले पड़ जाएंगे। रुको, मैं अभी। इसकी जरूरत नहीं है। किसी की नर्म आवाज़ में आईना झूठ कर जाने वाली थी। एकदम मुताद को उस ट्यूब पकड़े उस तरफ आधा देखकर रुक पड़ी। उससे देखा चाचू की शर्ट पे भी दाग था, तो दोनों टकराने के बायस चल पड़े थे। पहले वो खुद लगाने का सोच रहा था, जब उसने दुरायना को देखा तो उसे ट्यूब पकड़ाई। ज्यादा दबा कर मत लगाना, इससे आइवी दे देना। और छाले ना पड़े तो एलोवेरा जेल का मसाज कर लेना। और किसी को प्लीज इतनी गर्म कॉफी मत दिया करो, खासकर छोटी बच्चियों को। उसने भक्त को एक नजर देखा और मुड़ गया। ओह, तो आप चाचू से फिर टकराई थी? मेरा कोई कसूर नहीं था अभी। उनके बाल ही इतने मलंगों की तरह हैं, ऊपर से हाइट भी ऐसे 60 फीट। टकराना तो था। एकदम दुरायना को हंसी आ गई। ये तो अब जाकर ऐसे बाल रखे हैं, पहले तो फौजी कट था उनका। भला के स्ट्रिक्ट थे बालों के मामले में। मेरे बड़े और छोटे भाई को तो बाल जरा से बढ़ाने भी नहीं देते थे, कहते थे दोनों ही फौज में जाएंगे उनकी तरह। मगर तकदीर में ही नहीं लिखा था।
वो गहरा सांस लेकर उसके पैरों पे ऑइंटमेंट लगाने लगी। बख्तावर ने हैरत से दुरायना को फिर उस तरफ देखा जहाँ से खतात निकला था। वो आर्मी में है? अरे नहीं, 14 साल पहले थे। कैप्टन हतात अजीम के नाम से जाने जाते थे। कम उम्री में ही उन्हें कैप्टन का एहसास मिल गया था। कम उम्री में मेडिकल और उस जॉब भी कर ली। फिर उनका न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूरो सर्जन्स और न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक का नामो निशान ही नहीं था, जैसे आज भी ना होने के बराबर है। चाचू ने बहुत से केस स्टडी किए, ऐसे डॉक्टरों से मीटिंग भी की फोन पर, तो कभी बाहर जाकर। फिर अचानक उनका इंटरेस्ट ड्रग एडिक्शन की तरफ आ गया। तो ये न्यूरो सर्जन नहीं है? नहीं, इरादा था उनका, लेकिन उन्होंने न्यूरो साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की अमेरिका से, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में 12 साल का अर्सा लगता है, तो उन्होंने यही करना प्रेफर किया। वो दवाई लगा चुकी थी। बख्तावर को उसके हवाले से मज़ीद दिलचस्पी हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया आगे? ज़हीन थे हद से ज़्यादा, और ज़हीन लोगों के साथ कहाँ कुछ अच्छा होता है इस दुनिया में। ड्रग एडिक्शन की तरफ मुलविस हो गए। उसके केस उस टाइम पे बहुत उरूज पे थे। उन्होंने उस पर जब काम करना शुरू किया, तो उन्हीं के दोस्त से मशवरा दिया कि वो एएनएफ के लिए काम करे, और उनकी डिग्री बहुत काम आएगी, और वाकई आई भी। इतनी खिचड़ी है इस स्टोरी में, तब क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। 14 साल पहले एक हादसे में उनकी एक आंख और कुछ ब्रेन सेल डैमेज हो गए थे, और रमशा की वोकल कॉर्ड। चाचू को फोर्स वालों ने निकाल दिया। उसे थकी हुई सांस खारिज करते हुए सामने ठंडे नाश्ते को देखा। लो, तुमने कुछ खाया ही नहीं, ये लो जूस पियो, तब तक मैं ये गर्म करती हूँ। नहीं आप ही, मैं ऐसे ही खा लूँगी, आप बैठिए। वैसे बहुत सैड सी स्टोरी है उनकी, तभी इतने खड़ूस से हैं। वो हंस पड़ी। बहुत स्वीट थे, अब जाहिर है बुरा वक्त आया है उन पर, तो ऐसे हो गए। वैसे एक बात बोलूं, ये एएनएफ वाली बात सिर्फ तुम्हें बताई, किसी को नहीं। हमने सबको बोला था कि आर्मी डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजी से मुंसलिक। एएनएफ वाली बात सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को पता थी, सवाए सैफी और दादू को। ओह फिक्र ना करें, मैंने किसको बताना है। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, मगर इतने कम अरसे में इतने सारे काम करने के बाद हर चीज़ छोड़ देना अजीब बात नहीं है आप भी? मतलब? यानी कि अगर फोर्स से निकाले गए थे, तो अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर सकते थे, अपना क्लिनिक खोल सकते लेते, किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर लेते। ऐसे आधी जिंदगी ज़ाया कर दी उन्होंने, जो कि बहुत गलत बात है। वैसे क्या उम्र है उनकी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वाकई चाहती मैं भी यही हूँ, और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। 36 के हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो तुम्हारे सामने नजर आते हैं, हमारे घर में तो वो भी नहीं आते थे। कमरे में बस बंद अपनी दुनिया बना ली थी उन्होंने। ये तो अच्छा हुआ यहाँ आ गए, अन्नान के पास। उसकी वजह से उनमें जरा सा चेंज आया। ये हानी मामा के घर में क्यों रहने लगे? इससे पहले तो रायना मजीद उदाद की रवादार सुनाती घर की बेल पे उसे उठना पड़ा, क्योंकि शरीना और अम्मी आ चुके थे। तुम बैठो, अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अनान से तो आज सही डांट पड़ेगी मुझे। अरे नहीं, मैं उठ सकती हूँ, आप जाइए, मैं तब तक चेंज कर लूँ। अच्छा नहीं लगता नाइट ड्रेस में? ओके।